Now I request Mr. Manishankar Jaiya to talk on the economic reforms and natural resources. जो इस सभा का अध्यक्षता मान रहे हैं, इस अमूल्य किताब के लिखने वाले हमारे मित्र रंजन कुमार ठाकुर जी, अजय भाई, विजय भाई, भाइयों और बहनों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अभय जी को कि मुझको मौका दिया गया है यहाँ पुणे आकर आप सबसे मिलकर इस गंभीर विषय पर आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन इस पर 2-4 शब्द बोलने का मौका जो दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को समझने के लिए हम सीमित नहीं रह सकते हैं प्राकृतिक साधन पर या रिलायंस पर या जो गैस के जो बहुत बड़े महाभारत हुए हैं उसके बारे में। हमें देखना है कि कैसे हम कहाँ से शुरू किया, किस मकाम पर पहुँचे और आज की परिस्थिति जो है वो कैसे उभर कर आई। और इसको समझने के लिए मैं ज़रा प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास दोनों से ज़रा दूर होकर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि तकरीबन 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 1947 तक शायद और कोई मुल्क नहीं था विश्व में जो कि इतना लिबरलाइज था और इतना ग्लोबलाइज था जैसा कि हम थे ब्रिटिश साम्राज्य। कोई पाबंदियां नहीं थी कि कौन यहाँ आकर क्या निवेश करे, किस दाम पर क्या बेचे, किसका निर्यात करे, किसकी आयात करे। ये सब बिल्कुल आर्थिक शक्तियों पर छोड़ा गया था और सरकार इसमें कोई दखल नहीं थी। यहाँ तक कि जो रेलवे है हमारे, जो कि हम सब समझते हैं कि ये इसके राष्ट्रीयकरण हो चुकी है और ये सरकार का एक देन है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार से जुड़ता है। ये भारतवर्ष में अंग्रेजों के ज़माने में सब एक निजी प्रयास था। अलग अलग रेलवे थे, नाम ऐसे हुआ करते थे बॉम्बे बड़ौदा रेलवे, नाम ऐसे हुआ करते थे ग्रेटर इंडियन पेनिनसुला रेलवे, GIP। ये सब जबकि मैं बहुत छोटा था थे, फिर इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और आज के दिन हम देखते हैं कि सरकारी रेलवे ही है। लेकिन जब से कि यहाँ भारतवर्ष में रेल लगाने लगे 1857 के पश्चात और जब तक कि अंग्रेज यहाँ से गए, ये चीज़ भी निजी कंपनियों का काम था। तेल का मामला हो, गैस का मामला हो, हवाई जहाज का मामला हो, यहाँ तो कोई राष्ट्रीय एयरलाइन नहीं हुआ करते थे। टाटा ने कुछ शुरू किया था, उसका नाम उन्होंने एयर इंडिया दिया था, लेकिन वो सरकार की कंपनी नहीं थी ना, वो एक निजी कंपनी थी। तो देश के आर्थिक विकास को हमने मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर डाली और ये नहीं कि निजी कंपनियों ने अपना काम नहीं किया। आखिर हमारे स्टील का उत्पादन हो तो वो भी टाटा स्टील नहीं। आप चाय का जो पूरा इंडस्ट्री बना वो अंग्रेजों का था, निजी क्षेत्र में था। वैसे ही जूट का सवाल जो है वो भी निजी क्षेत्र में था और विदेशी हाथों में हुआ करता था।
जो भारतीय उद्योगपति थे उनके पास थोड़ा बहुत धन तो था, तो निवेश तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको इन फैक्ट्रियों को चलाने का ज्ञान नहीं था या समझा जाता था कि उनके तरफ से ये चलाए नहीं जा सकते हैं, अंग्रेज यहाँ आए और एक मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम कहते थे कि पैसा तुम्हारा, लेकिन हम इसे चलाएंगे, और क्योंकि हम इसको चलाकर आपको कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारा कमीशन इतनी प्रतिशत। ऐसे ही थे, टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, तो विकास तो हुआ, इस पर कोई शक नहीं है कि नदियों का इस्तेमाल किया गया इंडियन वाटरवेज के लिए। उस जमाने में जबकि एक तरफ शेर और बाघ चल रहा है और उस तरफ राइनोसेरोस है, तो तब ये वहाँ से आए हुए स्कॉटिश लोग किश्ती में चढ़ते थे बंगाल में, और फिर डुबरी होते हुए दिब्रुगढ़ तक पहुँचते थे। इन्होंने किया, लेकिन इतना आर्थिक विकास होने के बावजूद, जबकि देखें कि हमारे राष्ट्रीय स्तर इस प्रकार की विकास हो रहा था, तब आंकड़े हमें बताते हैं, और आंकड़े के बारे में हमेशा मतभेद होता है, लेकिन आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आमदनी का बढ़ावा 1914 से लेकर 1947 तक देखें तो उसका एवरेज निकला 0.72%। 0.72%। उसके बाद इन आंकड़ों पर और सोच की गई है, और अब बताया जाता है कि शायद 1.22% विकास हो रहा था प्रतिवर्ष उस समय। तो जबकि हम लिबरलाइज थे और जबकि हम ग्लोबलाइज थे, जैसा कि और कोई मुल्क नहीं था विश्व में, तब राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर विकास हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही रफ्तार धीमे धीमे हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो विकास हुआ वो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शायद कुछ फायदा पहुंचा हो, लेकिन हमारे राष्ट्र आर्थिक परिस्थिति का बहुत बड़ा हिस्सा इस विकास से अलग था, खास तौर पर कृषकों का जो हिस्सा था, और वहाँ अकाल पड़ती थी, लोग मरते थे, तो भारत का नाम साठ महाराजा और अकाल से जुड़ा हुआ है। कुछ खास प्रगति नहीं हुई हमारे जनता के आंखों में, तो इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया, इस पर भी मतभेद थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन अंत में जवाहरलाल नेहरू हावी हुए, और ये बताया गया कि जब तक कि राज्य इन मामलों में दखल नहीं देता है और एक अव्वल स्थान नहीं रहता है, तब तक पिछड़ेपन से आगे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम यहाँ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र और तेल के क्षेत्र के बारे में खास बातचीत करने के लिए आए हैं, मैं आपको एक दो तथ्यों से अवगत कर दूं कि दुनिया में तेल पहले खोजा गया था फिलाडेल्फिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे स्थान पर जहाँ की वो खोज कर निकाला गया वो था असम, और वो स्थान आज तक है, रिफाइनरी आज तक है, उसका नाम है बिग बॉय। और उसका नाम बिग बॉय कैसे आया, वहाँ कहा जाता है कि जो मजदूर थे उनको बताया जाता था कि तुम खोदो, और खोदने का शब्द अंग्रेजी में है डिग, और लड़के का नाम है बॉय, तो क्योंकि मालिक खड़े होकर कहते थे डिग बॉय, तो इसलिए जबकि तेल खोज कर निकाला गया वहाँ,
पश्चात 1947 तक हमें ये बताया गया था कि तुम्हारे देश में न तेल है न प्राकृतिक गैस है और कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी आयात करनी चाहिए। ये इतनी अमूल्य वस्तु है आर्थिक प्रगति के लिए कि और कोई चारा नहीं रहा तो उसे बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं है जहाँ की तेल आपको मिलेगा, और साथ साथ ये भी कहना कि हम जो हैं निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, हमने अपना जांच करवा लिया है और जांच करवाने के पश्चात एक वैज्ञानिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये तेल मुक्त भारत है, तो आप खामे खाम इसका खोज न करें। तो तब एक मंत्री आए, छोटे से मंत्री थे, बड़े मंत्री नहीं थे, केडी मालवीय साहब, और उन्होंने तय किया कि सरकारी बल हमारे हाथ में हो, मतलब इस क्षेत्र के हाथ में हो, तो तब शायद हम कुछ कहीं तेल का खोज करवाकर साथ साथ जो गैस निकलता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, आयात कम कर सकते हैं, या कम से कम आयात नहीं कर पाए तो जो मांग रहती है औद्योगिकरण के लिए, बिजली के लिए, अन्य कामों के लिए, वो एक हद तक लेकिन ज्यादा हिंदुस्तान के अपने संसाधन से मिल सकता है। और फिर जबकि उन्होंने खोज निकाल कर दिखाया कि अंकलेश्वर में ऐसा प्राकृतिक गैस है, तो तब सोच आई कि निजी कंपनियों को छोड़िए, वो अपना काम करें, उससे हमें कोई संबंध नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं करें, लेकिन अपना एक बहुत बड़ा कंपनी शुरू करेंगे जिसका नाम दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आज भी उसका नाम है ONGC, लेकिन जबकि उसका स्थापना हुआ तो वो एक कमीशन था। आज के दिन C को बदल दिया है और कॉर्पोरेशन बना दिया है। तो इस गलत फहमी में मत रही है कि हमने ONG कॉर्पोरेशन शुरू की थी, पंडित जी के जमाने में ONG कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन का काम था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और देखें कि किस हद तक हिंदुस्तान में हम ये तेल और गैस खोज निकाल सकते हैं। और हम सबको पता है कि ये और आधुनिक बात है कि 1973 से लेकर वहाँ बॉम्बे हाई से हमें तेल और गैस मिलने लगा, और आज तक कोई 50 साल पश्चात वही है हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं तेल का कुआं, जो कि अरेबियन सी में है, और वहाँ से हम निकाल कर देश भर को देते हैं। साथ साथ इधर उधर हमें तेल और गैस मिलने लगा, और हम इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र में ये प्रयास शुरू करने के पश्चात जहाँ तक कि हम 1947 तक पहुँचे हुए थे, उससे हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन कहा गया 1991 के पश्चात कि हम उस तादाद पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस पर कि हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र को पूरा हक नहीं दिया जा रहा है अपना निवेश करने का, अपना खोज करने का। और एक हद तक ये सही है, क्योंकि क्या हुआ कि 1965 का जंग हुआ पाकिस्तान के साथ, बहुत लोगों को याद होगा, और तब क्योंकि विदेशी तेल कंपनियां, उनका और उनकी वफादारी विदेश के प्रति था, और जंग छेड़ा गया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और विदेश के खास तौर पर पश्चिमी जो शक्तियां थी वो चाहते थे कि इस जंग को जल्दी बंद करो, तो उन्होंने दबाव लगाया इन कंपनियों पर
और कहा कि भारत की फौज को आप कोई तेल मत दो, जबकि राष्ट्र संकट का समय था। तो इसलिए इंदिरा जी ने जो निजी कंपनियां थी उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। तेल और गैस का क्षेत्र मुकम्मल तौर पर 100% सार्वजनिक क्षेत्र पर होता। और सार्वजनिक क्षेत्र होते हुए हालांकि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था बॉम्बे हाई के कारण। सोचा गया था कि यदि हमने विदेशी और अंदरूनी निवेश की इजाजत दी तो शायद और बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस निर्णय पर आने पर दो खास चीज बताए गए। एक तेल के मामले, कच्चे तेल के मामले में कि जितना भी हम यहाँ खोज निकाले तकरीबन 90% जो कच्चा तेल था उसका हमें विदेश जाकर खरीदने मजबूर हो गए थे और कोई चारा नहीं था, विदेश से ही मंगवाना था। तो इसको आधार बनाकर कहा गया कि जो भी तेल भारत के अंदर खोज निकाला जाता है वो देश में अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेचा जाएगा। और इसलिए आप विदेश से आए और यहाँ निवेश करें और आपको तेल मिल जाए तो वही तेल का दाम आपको मिलेगा जो कि सऊदी अरब में या ईरान में या कतर में आपको मिलेगा। तो इस आश्वासन पर कि तेल को अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेच पाएंगे विदेशी निवेशक यहाँ आने लगे। जहां तक कि गैस का सवाल है, जो प्राकृतिक गैस है वो वैसे के वैसे उसकी आयात हो नहीं सकती है। उसको आप एक जगह से दूसरे जगह गैस पाइपलाइन के जरिए भेज तो सकते हो, लेकिन यदि जहाजों के जरिए आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है तो पहले उस गैस को पानी सा बनाना पड़ता है, लिक्विफाई करना पड़ता है और फिर जहाँ की उसकी आयात होती है वहाँ उसका रीगैसिफिकेशन करने की जरूरत होती है और फिर आगे बढ़ाते हैं पाइपलाइन के द्वारा। तो क्योंकि इसका कोई जो प्राकृतिक गैस है उसका कोई अंतरराष्ट्रीय दाम नहीं हो सकता है और कि यदि आप कोई अंतरराष्ट्रीय दाम की खोज में हो तो जो लिक्विड नेचुरल गैस है उस दाम को लेकर फिर उसको लिक्विड बनाने में और उसके बाद उसके रीगैसिफाई करने में जो खर्चा होता है उसको हटाकर तब आप कुछ कह सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का अंतरराष्ट्रीय दाम फलाना है। लेकिन यहाँ जो हम गैस का उत्पादन करते हैं तब कहा गया जबकि इस क्षेत्र की लिबरलाइजेशन हुई कि आप जिस दाम पर बेच सकते हो, मतलब जहाँ की आपको कोई खरीदने वाला मिला तो उस दाम पर आप बेच सकोगे। और देखकर कि यहाँ भारतवर्ष में ये फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ रहा था, कि कृषकों की मांग बढ़ रही थी, कि बिजली की एक बहुत बड़ी मांग थी, तो लोग सोचने लगे कि हमने भारतवर्ष में जाकर निवेश किया गैस के लिए तो जो भी गैस मिलता है हम उसको बेच पाएंगे उसी दाम पर जो कि आमतौर पर भारत के बाजार में चल रहा है। तो ये इन दोनों चीजों को मन में रखते हुए कि हम तेल को अंतरराष्ट्रीय दाम पर बेच सकते हैं और गैस को हम राष्ट्रीय दाम पर बेच सकते हैं और कि सरकार के तरफ से कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई दखल नहीं रहेगा कि हम अपना पैसा की बाजी रखें,
हमें कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ये गैस और तेल का जो बिजनेस है इसमें इतना रिस्क होता है कि शायद पैसा हो जाएगा लेकिन कहीं और जाकर उसका निवेश करेंगे, क्योंकि जब लाभ मिलता है तो बहुत लाभ मिलता है। तो इसको देखकर ये बाजीगरों का खेल है कि हमने लॉटरी खरीदी 5-5 रुपए के तो हजारों भी खरीद लो, और हजारों टिकटों में से कोई एक निकल आया तो उसी में से हमें 10,000 रुपये मिल जाएगा। उसी सोच के साथ जो तेल और गैस के बिजनेस में है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कहते हैं कि हमारी जेब जो है बहुत ही गहरे है, बहुत पैसा है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत हमने बाजी में लगा दिया और खो भी गया तो ठीक है, अगले राउंड में हम उसको वापस दे देंगे। और साथ साथ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है इसमें, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो सारा काम विदेश में हो रहा है, यहाँ कम भी हो रहा है। और एक और चीज़ इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग का काम है, जिसमें कि शेल जैसी कंपनी जिसका प्रभाव विश्व भर है, उन्होंने सीख लिया कि हमें तेल कांगो में बेचना हो तो ऐसा काम करना पड़ेगा, जर्मनी में बेचना हो तो ऐसा काम करना पड़ेगा, भारतवर्ष में बेचना हो तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा। तो सोचा गया आप ही के पुणे के केंद्र साहब की तरफ से, वो यहाँ आपके बीच रहते हैं, विजय केंद्र, उन्होंने बताया कि यदि इस क्षेत्र में हमें प्रगति पानी हो तो आप विदेशी निवेश का इंतजाम कीजिए, वहीं से पैसे भी आएंगे, साधन भी आएगा, वहीं से टेक्नोलॉजी भी आएगा, वहीं से मैनेजरियल एक्सपीरियंस आएगा, और वहीं से मार्केटिंग के तरीके आएंगे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र को आप खोल दीजिए और कह दीजिए कि कहीं आपको तेल मिल गया तो अंतरराष्ट्रीय दाम पर आप बेच सकते हैं, ये हिंदुस्तान में बेच सकते हैं, विदेश भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी मांग इतनी ज़्यादा है, और आपको गैस मिल गया तो जो बाजारी दाम हो उस पर आप बेच सकते हैं। और रफ्ता रफ्ता विदेश से 1997 से लेकर भारत में एक दिलचस्पी बढ़ने लगी, रफ्ता रफ्ता, न केवल विदेशी निवेशकों की तरफ से लेकिन अमीर भारतीयों की तरफ से भी। और सन 2003 को आपको खास देखना पड़ेगा, क्योंकि उस साल में रिलायंस ने ऐलान किया, रिलायंस ने नहीं किया क्योंकि वो गैर कानूनी होता, लेकिन बाजार में बताया गया, चलाया गया और दुनिया को पता लग गया कि ऑफशोर में, मतलब समुद्र में से जो गैस मिलता है, सबसे बड़ा खोज विश्व में सन 2003 में यहाँ भारतवर्ष में हुआ है रिलायंस की तरफ से, और हमारा नाम बहुत आगे बढ़ गया। साथ साथ ऑनशोर के लिए कैर, CAIRL, कैर नाम की एक कंपनी आई, और जहाँ की शेल ने कहा कि यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में हमें कोई तेल नहीं मिला, और ONGC ने भी कह दिया कि यहाँ तो कोई तेल नहीं है। कैन कंपनी ने आकर यहाँ सर्वे करके अपना जो तेल निकालने का तरीका है उसको टेस्ट वेल्स करके उन्होंने उसी साल सन 2003 में ये ऐलान कर दिया कि ऑनशोर सबसे बड़ा खोज जो है विश्व में वो भी भारतवर्ष। अगले साल सन 2004 भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी, हमारी सरकार आई और मुझको ये जिम्मेवारी दिया गया।
और ये कैद लोग मुझे मिलने आए, उन्होंने हमसे कहा कि जब हम विदेश में तेल का खोज करते हैं, कुछ निकलता है, तो तब उस कुएं का नाम हम किसी क्रिश्चियन देवी का देते हैं। लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान में आप सब हिंदू लोग हो, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई यूनानी या कोई क्रिश्चियन देवी का नाम दे। हम तो चाहते हैं कि आपके इष्ट देवताओं का नाम दें। आप हमें बताइए कि आपकी इष्ट देवी कौन है और हम वो नाम लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं कहाँ से खोज निकालूंगा एक देवी का नाम। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी माँ का नाम भाग्यम था, और भाग्यम का मतलब बनता है कि शुभ काम होगा, शुभकामनाएं हैं। तो इसलिए शुभकामनाएं बताते हुए मैं अपनी माँ का नाम आपको सुनता हूँ, और आप चाहें तो वो नाम आप अपने कुएं को दे दीजिए। आज के दिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है अंश, वो भाग्यम से आ रहा है। तो ये और वो बहुत ही उत्साहित थे कि समस्त भारतवर्ष में, मैं समुद्र की बात नहीं कर रहा, कि यहाँ मेन लैंड पर वो खोज निकालेंगे। और इसको मुझे समझाते हुए उन्होंने बताया, इसके साथ साथ BGH के सिंबल्स उन्होंने मुझे भी समझाया, और फिर तेल के बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी मुझे समझाया कि यहाँ भारतवर्ष में हमारा तेल का खोज कामयाब नहीं रहा है दो मुख्य कारणों से। कि कोई 60 मिलियन साल पहले, 60 मिलियन मतलब 6 करोड़, कि 6 करोड़ साल पहले वहाँ जो एंटार्क्टिका है ना, साउथ पोल, उसका एक हिस्सा टूटा। उस हिस्से का नाम जियोलॉजिस्ट ने, जियोग्राफर्स ने नाम दिया है गोंडवाना, कि गोंडवाना का हिस्सा एंटार्क्टिका से अलग होकर रास्ता रास्ता वो उत्तर की तरफ जाने लगा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर के द्वारा। और जबकि मैडागास्कर के साथ साथ से वो निकल रहे थे, तब ये वोल्केनोस का काम हुआ, जिससे कि सारे जो डायनासोर है वो खत्म हुए, और जो लावा उसमें से निकला वो सब गोंडवाना पर पड़ गया। और वो लावा गोंडवाने पर पड़ने से, जबकि गोंडवाना यूरेशिया तक पहुंचा, और फिर एक महान टक्कर हुआ यूरेशिया के साथ, नतीजा ये कि हिमालय उठे। तो जिस हिस्से पर लावा पड़ा था वो दक्कन था, कि और कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां की इतना लावा हो जितना कि दक्कन में हो। और इसलिए इसका नाम दिया गया है डेक्कन ट्रैप। दक्कन में जो एक ट्रैप है, और इसको हमें हटाना होगा। हटा दिया तो बहुत तेल हमें मिलने वाला है इसके नीचे। एक ये, दूसरी चीज कि जब भी गोंडवाना लग गया उस बहुत बड़े बर्रे सगीर से, जिसको कि हम यूरेशिया कहते हैं, और हिमालय पैदा हुए, तो शिवालिक और हिमालय के बीच में जो तराई का रीजन है, वहां बहुत तेल मिलने का संभावना है। और ये पहले से ही पता था, इसीलिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के हेडक्वार्टर्स देहरादून में लगाया गया, जो कि तराई में है। तो कैन का कहना था कि आपको तेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि राजनीतिक तौर पर तराई बांटा गया। एक हिस्सा नेपाल में है
और एक हिस्सा हिंदुस्तान में है। और नेपाल के लोग आप तो वहाँ जाने पर इतराज लगाते हैं, और नेपाल के लोग यहाँ आए तो आप इतराज लगाते हो। लिहाजा न तो उनको मिलता है ना हमें मिलता है। लेकिन उस सारे सीने पर ONGC को बहुत से ब्लॉक दिए गए थे, और कैन ने कहा कि हम उन ब्लॉक्स के उस पार नेपाल के तरफ जितने भी ब्लॉक्स हो हम उनको ले लेंगे, और जब काम करेंगे तो दोनों को जोड़कर जो राजनीति ने जियोग्राफी को खराब किया है उसको हम सही कर देंगे। तो यदि ये सब कुछ होता तो तब तेल का उत्पादन भारत में बहुत ज्यादा बढ़ने का संभावना था। लेकिन ये करने के लिए विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी मैनेजरियल कैपेसिटी, विदेशी मार्केटिंग, इन सब की आवश्यकता थी। तो जो स्वागत विदेशियों को दिया गया था कि आप आए यहाँ और इस क्षेत्र में आप काम करें, वो बिगड़ जाता यदि हम किसी प्रकार का सरकारी दखल देते इस क्षेत्र में, जहां तक कि दाम का सवाल है। और वैसे ही जहां की पहले कहा जाता था कि न बे ऑफ बंगाल में, न अरेबियन सी में, न तो हिंद महासागर में वो तेल और गैस आपको मिल सकता है जो कि बाज दूसरे जगह मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमें तब बताया जबकि मैं मंत्री था, और शायद उसके पहले भी बताया होगा कि देखिए आपके संसाधन बहुत है वहाँ समुद्र में, लेकिन जब इतने गहराई में कहीं और विश्व में कोई नहीं गया है, तो एक नई टेक्नोलॉजी की खोज में होना चाहिए कि केरला का कर्नाटक हो वो समुद्र का तट, या बॉम्बे हाई की बिल्डिंग हो, या बे ऑफ बंगाल में हो, जहाँ की कृष्ण गोदावरी के बारे में तो पता लग गया था, लेकिन महानदी के बगल में भी है कि सिलोन के साथ, श्रीलंका के साथ जो पाक स्ट्रेट्स हैं वहाँ भी तेल मिल सकता है। तो इसके लिए गैस में भी विदेशियों का होना बहुत ही जरूरी था, और विदेशी यहाँ आने को तैयार थे। अब ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1997 से लेकर 97 में नीति तैयार की गई थी, तो 99 से लेकर जो ब्लॉक्स में तेल और गैस का संभावना है उसका नीलाम करने का इंतजाम किया गया था। इसका नाम था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, NELP। और जहाँ की पहले विदेशियों के बीच में काफी आशंका थी कि हम फंस न जाए, जबकि रफ्ता रफ्ता उन्होंने देखा कि विदेशी हो कैन जैसे या राष्ट्र के हो रिलायंस जैसे, जब आप कुछ खोज निकालते हो दाम के सिलसिले में सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं रहता, तो ये अब आपके भाग्य पर है कि अच्छे दिन आ गए तो दाम बढ़ जाएगा $140 तक, बुरे दिन आ गए तो $27 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये है खेल का नाम। तो आप आना चाहते हो तो हिंदुस्तान में संभावना है कि बहुत तेल है, बहुत गैस है, और उसको खोज कर निकालो, आपकी भी समृद्धि हो जाएगी और भारत की भी समृद्धि हो जाएगी। तो जब मैं मंत्री बना, इत्तेफाकन मेरे कारण नहीं, लेकिन जब मैं मंत्री बना, जितनी दुनिया के एक मशहूर कंपनी नहीं था जो कि उस मेहनत में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान में आया। ये मैं सन 2005 की बात कर रहा हूँ, और जबकि सन 2006 की तैयारी हो रही थी, विश्व में इतनी दिलचस्पी थी कि जो भी 2-4 कंपनी छूट गए थे, मिसाल के तौर पर इटली का ये है, वो भी यहाँ आने को तैयार हो गए, और कुल मिलाकर कोई 60 कंपनी विदेश,
आए यहाँ और कहा कि हम आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं हटाया गया और शुक्र है कि मैं हटाया गया, क्योंकि मेरे हटने के पश्चात जो सवाल उठा उस मंत्रालय में, उसमें शुक्र है कि मुझको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शायद मैं वो जवाब नहीं देता जो जवाब दिया गया था उस मंत्री की तरफ से जो कि मेरे जगह में आए, और ये रिलायंस का एक समस्या हो गया था। और उसको समझने के लिए आपको जरा बुझ में जाने की जरूरत होगी। जबकि सन 2003 में रिलायंस ने विश्व का सबसे बड़ा खोज निकालकर दुनिया को दिखाया, तो तब दो भाइयों ने आपस में तय कर लिया कि जितना उत्पादन होता है उस सब की उपभोक्ता हम ही करेंगे, कि रिलायंस के एक भाई बेचेगा और रिलायंस का दूसरा भाई उसको खरीदेगा, क्योंकि एक भाई गैस का उत्पादन करेगा और दूसरा गैस का इस्तेमाल करके वो बिजली का उत्पादन करेगा। और फिर उन्होंने सही काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय दाम क्या है गैस का, इसको निकालने के लिए जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कतर के साथ, कि वहां से जो हम LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो लाते हैं, जो उसकी गैसिफिकेशन और रीगैसिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट का दाम निकालो, तो जब जहाँ बचता है वो $2.34 का है। तो इसलिए इस गैस को एक भाई दूसरी गैस भाई को $2.34 के दाम पर बेचेगा। लेकिन बेचने के पहले जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं थी फर्टिलाइजर के लिए, आम चीज के लिए, वो पहले उपलब्ध किए जाएंगे और जो बचता है वो इस दाम पर बेचा जाएगा, और सब खुश थे। लेकिन अचानक इन दोनों भाइयों के बीच में कोई मतभेद आ गया, झगड़ा हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ मतभेद आए और कोर्ट में पहुंचे। ये बिल्कुल निजी मामला था और भाई भाई का झगड़ा था, और कोर्ट तय करे कि किसका हक किस तरफ पड़े। लेकिन क्योंकि लग रहा था एक भाई को कि कामयाबी नहीं मिलेगी कोर्ट को, तो सरकार के पास आकर उन्होंने बताया कि जो अभी बता रहे थे हमारे ठाकुर साहब, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये तो रिलायंस का तो नहीं है, ये तो भारतीय जनता का है, और भारतीय जनता का हित का सुरक्षा देना ये भारत सरकार का काम बनता है। तो किस दाम पर ये बेचा जाना चाहिए या खरीदा जाना चाहिए, ये निजी तौर पर कैसे तय किया जा सकता है? सरकार तय करे, और सरकार ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, और इस आधार पर हम तय करेंगे कि किस दाम पर बेचा क्या खरीदा। अब जैसा कि ये निर्णय हुआ, वैसे ही वैसे दुनिया को पता लग गया कि गैस के दाम के सिलसिले में सरकारी दखल रहेगा हिंदुस्तान में, और वहीं के वहीं तकरीबन सारे विदेशी कंपनियां जो कि कुछ दिलचस्पी ले रही थी हिंदुस्तान में आकर इस क्षेत्र में निवेश करने का, उन्होंने सलाम करके उस बीच में तेल का दाम बहुत बढ़ रहा है। जबकि मैं मंत्री बना तो तेल का दाम कुछ $27 का था, और लोग कह रहे थे कि भाई 5-6 साल पहले तो $10 का था, वो $27 कैसे मिल सकता है। और सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने किया वो सऊदी अरेबिया के राजदूत के साथ, हम दोनों बैठे और प्रेस को उन्होंने बताया, मैंने नहीं बताया, कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है
कि तेल का दाम से ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं उनसे कहूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आप $30 कह रहे हैं, ये तो 25 या 20 तक आना चाहिए, ये बात चल रही थी। और आप देखें कि सन 2006 तक दाम $100 तक गया और फिर आगे गया $140 तक। तो इस परिस्थिति में बताया गया क्योंकि तेल का दाम बढ़ रहा है इसलिए गैस का दाम भी बढ़ना चाहिए, और उन्होंने 420 की कहानी आपको बता दी है। ठीक है, किसी को फायदा मिलना था, लेकिन देश को क्या नुकसान हुआ कि जो कहा जा रहा था सन 2003 में कि भारत में शायद उनकी अपनी गैस और तेल हो और उसका खोज निकालने के लिए कोई 60 विदेशी कंपनियां भारत आने को तैयार थी, वो सब चले गए। और वो कैरन कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब छुट्टी कीजिएगा, हम जा रहे हैं, और उन्होंने किसी NRI को अपना सामान जो है वो बेच दिया, तो वो चले गए। तो जब वो चले गए, उनका वित्तीय साधन चला गया, उनकी टेक्नोलॉजी चली गई, उनकी मैनेजरियल एक्सपीरियंस चला गया, उनके मार्केटिंग हाथ में नहीं रहा। नतीजा ये कि तब से लेकर आज तक उत्पादन न गैस का न तेल का थोड़ा बहुत भी बढ़ा। वो कितना हम खो डाले हैं हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। यदि किया होता तो कुछ मिलता है, कोई ये नहीं कह सकता कि कितना मिलता, शायद खुदा जाने, लेकिन हम नहीं जान सकते। इतना ही कह सकते हैं कि देश के हित में नहीं था कि जिनको आपने बुलाया वो कहे कि हम आपके साथ नहीं रहे थे। और साथ साथ ये भी पता लगा कि जो रिलायंस ने पहले बताया था कि इतना उत्पादन होगा, वो उनका बस का नहीं बना। वो कहते रहे कि हम तो ज्यादा निवेश करते रहे हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा उसका फायदा मिलना चाहिए। और हम कहें कि गैस है का, वो कहीं नजर नहीं आए, तो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा इससे। और हालांकि तेल का दाम वही रहा, अंतर्राष्ट्रीय दाम, विश्वास टूट गया निवेशक समाज में, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक समाज में, और उनकी टेक्नोलॉजी कहीं और चली गई। ये जो शेल गैस और शेल तेल का आपने सुना होगा, ये टेक्नोलॉजी है फ्रैकिंग, उसके जरिए उस तरफ लोग बढ़ने लगे। और आज के दिन ये फ्रैकिंग के कारण अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है, और सऊदी अरेबिया को चोट लग रहा है, ईरान को तो अलग कारण से लग गया था। तो विश्व बदल रहा है, लेकिन एक ही जगह में जहां कुछ परिवर्तन आने का संभावना था वो रहा, और ये अफसोस की बात है। अब ये नीतियां बदल गई हैं। कहा जाता है कि जो शर्तें पहले थी उसी शर्त पर आप आइए, उसके साथ साथ उसके तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऊपर एकरेज का जिक्र हो रहा है, जिसका मतलब है कि हम नहीं तय करेंगे कि आप कौन से ब्लॉक के लिए कौन सा ब्लॉक निदान में लाएंगे। आप ही आकर देखिए, और जो आप देना चाहते हो आप ले लीजिए। आप कामयाब रहे तो मुबारक हो, और नहीं तो आप अपना पैसा यहाँ छोड़ दीजिए, वापस छोड़ दीजिए। ये है ओपन एकरेज पॉलिसी। तो ये सब कुछ परिवर्तन लाया जा रहा है, और इसका क्या नतीजा होगा भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन तकरीबन एक दशक, सन 2006 से लेकर सन 2016 तक हमारे हाथ से छूट गया है, और भारतीय होने के नाते मुझको इस पर अफसोस है। मुझे लगता है कि यदि पुरानी नीतियों को हमने कदर दिया होता
तो तब शायद आज जो हम आयात कर रहे हैं उसमें काफी कुछ घटा है। आप देखिए कि आगे क्या होगा, लेकिन इससे साफ नजर आता है कि हर ये जो, या तो आप सोशलिस्ट बनिए और कहिए कि भारत जनता का जो शपथ है वो भारत की जनता की तरफ से सरकार की गई है, या तो आप ये कह दीजिए कि कोई आ सकते हैं लेकिन घाटा उनका होगा और लाभ का हिस्सा हमें भी मिलेगा। लेकिन दोनों को जोड़ने से बहुत ही नुक्स पहुंचता है देश की समृद्धि, और जहाँ की विदेशी निवेश का सवाल इतना नहीं है और अंदरूनी निवेश का है, तो यही रास्ता नीलाम का हमें अपनाना चाहिए। तभी जाकर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सही उपयोग हो सकता है देश की आर्थिक प्रगति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।